डायरेक्ट क्लास। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे। आज अंतिम कक्षा है और आज हम इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। तो आज बजट वाला चैप्टर जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जल्दी से जुड़ जाएंगे मेरे दोस्त। अभी कल मैंने क्लासेस नहीं ली थी। कल मैंने यूट्यूब पर यूपी पुलिस के लिए कुछ टॉपिक लेकर के आया था, इस वजह से कल मैंने क्लासेस नहीं ली थी। और परसों जो थी वो मेरे ख्याल से मैंने क्लासेस ली थी आपकी, कल नहीं ली थी, है ना, शाम वाली। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ बेसिक सी बात थी और आज फिर हम क्लासेस लेंगे आप लोगों के लिए। तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे। एक बार कमेंट मुझे दिखा दो सारे, स्क्रॉल डाउन करके, है ना। रवीना, तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल, राहुल, काजल, दिव्यांशी, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को नमस्ते। आज अंतिम कक्षा है, थोड़ा सा आनंद लीजिएगा। देखो, मैं बिना किसी देरी किए, बिना किसी रूपरेखा को बनाए आज की इस कक्षा को शुरू करूंगा मेरे दोस्त। ध्यान रखिएगा, हम लोग बजट शब्द को पढ़ने वाले हैं या बजट को पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या खास बातें हैं बजट के बारे में, जरा वो समझना। देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि अगर आपसे ये पूछ ले, है ना भाई, परीक्षक का मूड हुआ आपसे पूछ ले, क्या पूछे वो, अगर वो आपसे ये पूछे कि बताइए बजट शब्द जो है इसके बारे में बताइए, संविधान में कहां कुछ लिखा हुआ बजट के बारे में। तो ध्यान रखना, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि में मेरे साथियों ध्यान रखना, संविधान के अंदर मेरे साथियों आर्टिकल नंबर 112 है, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसकी जगह किसका उल्लेख है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वार्षिक वित्तीय विवरण आप इसे कहते हैं मेरे साथियों, वार्षिक वित्तीय विवरण आप इसे कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इसे कहते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इसे कहते हैं मेरे दोस्त। इस शब्द का उल्लेख संविधान के अंदर है। क्या संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? तो नहीं मेरे दोस्त। संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी, ध्यान रखना, कहीं पर भी बजट शब्द जो है उसका उल्लेख नहीं है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं, बल्कि में आर्टिकल नंबर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का एक उल्लेख है। ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, शानदार। दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बजट जो है, बजट जो है मेरे साथियों, वो कौन से शब्द से मिलकर के बना है? तो एक फ्रांसीसी शब्द है, समझना जरा, एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका नाम क्या है? बुजेट। तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, बुजेट एक फ्रांसीसी शब्द है जिसकी स्पेलिंग क्या है? तो BOUGGE, ध्यान रखिएगा, BOUGGE मेरे साथियों, ये बुजेट शब्द है। और ये बुजेट शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो मेरे साथियों ये आपकी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बजट शब्द जो है दरअसल एक फ्रांसीसी शब्द है ना। उस शब्द का नाम है बुजेट, उससे मिलकर के बना है। इस बुजेट शब्द का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो चमड़े का थैला मेरे साथियों इसका अर्थ होता है। अर्थ क्या होता है इसका? चमड़े का थैला। क्या बोलेंगे दोस्त? चमड़े का थैला आपको याद रखना है। लेदर बैग्स आप इसे कहते हैं, चमड़े का थैला। आपने देखा होगा पुराने समय पर मेरे साथियों, जब वित्त मंत्री बजट पेश करने जाते थे तो वो एक चमड़े का थैला लेकर के जाते थे, है ना, और फिर बजट पेश करते थे। दरअसल इस बजट में किस तारीख से किस तारीख का उल्लेख होता है? भैया बजट में क्या होता है? तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट में एक वित्तीय वर्ष का, ध्यान रखना, पहले ये समझो कि सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है। हालांकि ये बात मैं सब पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार है मेरे साथियों, जिसे मैंने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका एनुअल ईयर या फाइनेंशियल ईयर क्या है मेरे साथियों? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है या क्या है? तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से लगाकर के 31 मार्च तक मेरे साथियों इसका फाइनेंशियल ईयर है ना। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च
31 मार्च के बीच का जो समय है मेरे साथी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। और सरकार इसी समय के लिए, इसी अवधि के लिए क्या बनाती है, बजट बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसी अवधि के लिए बजट बनाया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। और बजट में क्या होता है, तो बजट में मेरे साथियों, बजट में आय और व्यय का क्या होता है, लेखा जोखा होता है। यानी कि सरकार 1 अप्रैल से लगाकर के 31 मार्च तक कितना पैसा कहां कहां से कमाएगी और कितना पैसा जो है, ध्यान रखिएगा, कितना पैसा जो है वो कहां कहां खर्च करेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेरे साथियों, आपका क्या बोलते हैं, भारत का बजट बोलते हैं। देखो, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि मैंने पीडीएफ कल की नहीं डलवाई, मतलब बीती क्लास की पीडीएफ नहीं डलवाई। तो मेरे दोस्त, पंचवर्षीय योजना की पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही डलवा चुका था, इससे पहले, ध्यान रखिएगा, है ना गोविंद। तो उससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, उसकी पीडीएफ दे चुका हूं, तो बार बार पीडीएफ डलवाने का कोई सेंस नहीं उस बात का, ठीक है गोविंद। तो सुनो मेरी बात को, बजट में क्या होता है, तो बजट में मेरे साथियों, है ना, वित्तीय वर्ष का विवरण होता है। वित्तीय वर्ष में, या लिखो एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, है ना, फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का विवरण होता है। आय और व्यय का विवरण होता है। आय और व्यय का विवरण होता है। क्या होता है, आय और व्यय का क्या होता है मेरे दोस्त, विवरण होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च तक कितना पैसा सरकार कमाएगी, कहां कहां से कमाएगी, और ध्यान रखना कितना पैसा कहां कहां खर्च करेगी, इन सब का विवरण जो होता है वो बजट में होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बजट किसने शुरू किया, भाई ऐसे प्रश्न आते हैं, ये हालांकि गोलू प्रश्न है, गोलू से मेरा मतलब है कि बहुत ही आसान प्रश्न है। तो मेरे साथियों, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन, आपने नाम सुना होगा, इंग्लैंड, जी हां, वही इंग्लैंड जिसने कई सालों हमारे देश पर राज किया। 1773 में, 1733 में इसने पहली बार मेरे साथियों बजट शुरू किया था। तो बजट शुरू करने वाला देश कौन सा है, तो ब्रिटेन है। तो मेरे साथियों, मैं लिखता हूं 1733, और 1733 में मैं नाम लिखूंगा मेरे साथियों ब्रिटेन का, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का। जी हाँ, ये वही देश है जिससे हमने भी सोना मंगवाया है हमारा वापस। तो ध्यान रखिएगा, 1733 में क्या हुआ, तो इसने मेरे साथियों बजट शुरू किया, है ना, तो बजट शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा, बजट को शुरू किस देश ने किया, तो ब्रिटेन ने किया। यह बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि बताइए भारत में बजट जो है वो कब पेश किया जाता है, तो भारत में प्रतिवर्ष बजट जो है 1 फरवरी को पेश होता है। आपको सबको पता है मेरे साथियों कि भारत में बजट जो है वो कब पेश होता है। तो भारत में मेरे साथियों बजट जो है वो पेश कब होता है, तो भारत में बजट को कब पेश किया जाता है, तो भारत में बजट को मेरे साथियों ध्यान रखिएगा 1 फरवरी को पेश किया जाता है। कब किया जाता है, 1 फरवरी को प्रतिवर्ष पेश किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। पहले तिथि अलग थी, अब तिथि में बता रहा हूं कि 1 फरवरी को। ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि 1 फरवरी को बजट पेश करना है, ये हम परंपरागत तरीकों से पेश करते आ रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों ध्यान रखना है कि 1 फरवरी को जो है वो बजट पेश किया जाता है। कौन पेश करता है, तो मेरे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भारत सरकार के वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री, चूंकि मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, तो मेरे साथियों वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करते हैं। कौन करते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर मेरे साथियों, वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश करते हैं। बजट जो है वो किस सूची का विषय है, तो बजट मेरे साथियों ध्यान रखना, राज्य सरकार भी अपना अपना बजट बनाती है और केंद्र सरकार भी अपना एक बजट बनाती। इसलिए मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि बजट जो है मेरे साथियों वो किसका विषय है, तो बजट समवर्ती सूची का विषय। इसका मतलब है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है इस पर क्या बनाती है, तो बजट बनाती है। तो ये बात आपको दोनों ध्यान रखना है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि बजट मेरे साथियों समवर्ती सूची का विषय है ना। समवर्ती सूची का मतलब है कॉन्करेंट लिस्ट, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब है ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है मेरे साथियों। यहां पर लिख देता हूं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि बजट जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। तो ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ही है कि राज्य सरकार भी मेरे साथियों अपने राज्य का बजट बनाएगी, है ना। हर राज्य सरकार अपने राज्य का बजट बनाती है। उसी के साथ मेरे साथियों जो केंद्र सरकार है वो भी अपना अपना क्या करती है, बजट बनाती है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस पर बजट बना सकती है। इसीलिए मेरे साथियों ये कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये आपको जो है ना, ये समवर्ती सूची का विषय है। बहुत बढ़िया, शानदार।
बहुत बढ़िया। राज्य सरकार में लगाता है, सारे बुक्स में नहीं पढ़ता हूं मैं, गुजरात में सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बात सुनो गोविंद भाई, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, भाई हो कि बहन हो, जो भी हो, समवर्ती सूची का इतना सा मतलब है कि बजट मेरे साथियों कोई राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। सामान्य तौर पर बजट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है, वहीं पर बजट राज्य सरकार भी बनाती है। ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार भी क्या करती है, बजट बनाती है। राज्य सरकार अपने अपने राज्य का बजट बनाती है, केंद्र सरकार पूरे देश का बजट बनाती है। यही तो अंतर है। आ रही बात समझ में? यही तो अंतर है मेरे साथियों। तो ये दोनों मैंने बताया है। सौरभ जी क्या बोल रहे हैं, सर रिकॉर्डेड क्लास अवसर बेच में डलवा दो प्लीज। कौन सी रिकॉर्डेड क्लास अवसर बेच में डलवानी है? ठीक हो, चलिए सुनिएगा मेरी बात को। अगली बात, अगली क्या बात है, अच्छा, भारत सरकार के द्वारा, या अगला बिंदु में लिखता हूं मेरे साथियों, अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था, तो भारत में मेरे साथियों, इंडिया की हम बात करें, भारत में अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे पहला बजट मेरे साथियों, या भारत में सर्वप्रथम बजट जो है वो कब पेश किया गया और किसके द्वारा पेश किया गया, तो ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम पेश कब किया गया भैया, सर्वप्रथम बजट पेश कब किया गया भारत में, तो सबसे पहले मेरे साथियों बजट पेश किया गया था एक वित्त मंत्री के द्वारा, जिनका नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा, जिनका नाम था मेरे साथियों जेम्स विल्सन। क्या बोलते हैं? जेम्स विल्सन नाम था उनका। और इन्होंने कब बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने, तो जेम्स विल्सन ने मेरे साथियों फरवरी माह में, है ना, ध्यान रखना, इन्होंने फरवरी माह में 1860 की बात है, तो फरवरी 1860 में सबसे पहली बार भारत में बजट पेश किया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय बजट का प्रणेता, फादर ऑफ इंडियन बजट के नाम से आप इन्हें जानते हैं, है ना, तो ये कहा जाता है। तो जेम्स विल्सन को क्या कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को मेरे साथियों भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है। भारतीय बजट का प्रणेता, क्या बोलते हैं, भारतीय बजट का प्रणेता, या इंग्लिश में आप लिखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्या है मेरे साथियों, फादर ऑफ इंडियन बजट। ठीक है, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन बजट। तो फादर ऑफ इंडियन बजट जो है मेरे साथियों, वो किसे कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने फरवरी 1860 में सबसे पहला भारत में क्या किया था, बजट पेश किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस समय वायसराय कौन थे, ध्यान रखना, इस समय तात्कालिक रूप से मेरे साथियों हमारे भारत के अंदर जो थे वो वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड केनिंग। हालांकि लॉर्ड कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, केनिंग जो है वो उस समय वायसराय थे। तो मैं लिख देता हूं वायसराय। क्या लिखूंगा मेरे साथियों, वायसराय। तो वायसराय कौन थे, तो मेरे दोस्त लॉर्ड कैनिंग जो थे वो कौन थे मेरे साथियों, तो ये वायसराय थे इस समय, तात्कालिक रूप से इस समय जो है ये कौन मेरे साथियों, वायसराय है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो वायसराय है। वहीं पर अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि बताओ स्वतंत्र भारत का पहला बजट, जब देश को आजादी मिली, है ना, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो किसने पेश किया, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है मेरे साथियों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो किसने पेश किया, तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट मेरे साथियों किसने पेश किया। अगर ऐसा प्रश्न आए और कब पेश किया तो फिर क्या जवाब देंगे, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। कब पेश किया गया, तो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। किसने पेश किया, तो ध्यान रखना, समय भी लिखना, और किसके द्वारा पेश किया गया, तो आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया। किसने पेश किया मेरे साथियों, आर के षणमुखम शेट्टी। मैं लिख रहा हूं आर के षणमुखम, है ना, आर के षणमुखम शेट्टी, है ना, तो याद रखना, आर के षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा जो है वह भारत में स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। और तिथि क्या थी, तो तिथि थी 26 नवंबर 1947 मेरे साथियों, इसकी तिथि थी। तो आजाद भारत में पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को क्या किया, पेश किया मेरे साथियों। अच्छा, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, अगर भाई रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया, ये भी तो प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान रखना, गणतंत्र भारत, रिपब्लिक इंडिया, है ना, गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट मेरे साथियों, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है जिसे आप बोलते हैं रिपब्लिक, है ना, रिपब्लिक इंडिया का फर्स्ट बजट, तो मेरे दोस्त रिपब्लिक इंडिया, रिपब्लिक इंडिया का जो पहला बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। जॉन मथाई, क्या बोलते हैं, जॉन मथाई मेरे साथियों,
जॉन मथाई। तो जॉन मथाई ने, है ना, रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट पेश किया। और कब पेश किया था, तो ध्यान रखिएगा, यह बजट पेश किया गया था मेरे साथियों 1950 में। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में, और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को। और देश का पहला बजट जो है वो कब है, तो ध्यान रखिएगा, वो है आपका फरवरी 1860 को। इतनी बातें थी और सब ये याद हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई दफा पूछी जाती है बातें। देखो, मैं फिर कहना चाह रहा हूं, चीजें महत्वपूर्ण हैं, याद रखना पड़ेगी, ठीक है। सर बजट मंत्री कौन है? सर प्रेजेंट। अरे भाई राहुल, बजट मंत्री कोई नहीं होता, वित्त मंत्री होता है जो बजट पेश करता है। भारत सरकार की बात करोगे तो निर्मला सीतारमण जी है, और अगर राज्यों की बात करोगे तो हर राज्य में अलग अलग बजट मंत्री है, ये वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो ये तो भारत में किसने पेश किया, क्या कुछ खास बातें, वो तमाम बातें मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए, समझना मेरी बात को, कि बताओ सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया, तो क्या जवाब देंगे? तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, एक नाम है ना, और वो नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने कितनी बार बजट पेश किया पता है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने मेरे साथियों कितनी बार बजट पेश किया है? तो मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है, सबसे ज्यादा बार। तो 10 बार बजट पेश इन्होंने किया है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है, और कितनी बार? 10 बार। तो सबसे ज्यादा बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया? मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया। वहीं पर पहली वित्त मंत्री कौन थी? तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, एक और नाम याद रखना, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी। इंदिरा गांधी जो थी मेरे साथियों, है ना, ये कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी जो है वो देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी। देश की पहली महिला वित्त मंत्री। तो फर्स्ट लेडी आपकी फाइनेंस मिनिस्टर मेरे साथियों, देश की पहली महिला वित्त मंत्री। इन्होंने सबसे पहली बार बजट पेश किया था, ध्यान रखना, इन्होंने सबसे पहली बार जो है मेरे साथियों क्या पेश किया गया था? बजट पेश किया गया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी जिसने क्या किया? तो जिसने मेरे साथियों बजट पेश किया है। बहुत बढ़िया। पी चिदंबरम ने 9 बार पेश किया है, बहुत ही बढ़िया, शानदार मेरे दोस्त, पी चिदंबरम ने 9 बार किया है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार मेरे दोस्त, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपको समझ में आएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे साथियों। अब ध्यान रखना, मैं एक बिंदु की ओर आपको आगे ले चलता हूं, वो बिंदु क्या है जरा वो समझना। बजट के अवयव कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कई बार यहां से प्रश्न आते हैं, बजट के अवयव से प्रश्न आते हैं। तो मेरे साथियों, बजट के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ बजट हम इसे कहते हैं। क्या बोलूंगा मैं? बजट के अवयव, बजट के अवयव, है ना, और इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ बजट, एलिमेंट्स ऑफ बजट। अरे भाई क्या हो, एलिमेंट्स ऑफ बजट। तो बजट के अवयव की हम बात करेंगे कि बजट के अवयव कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, बजट के अवयव की अगर हम बात करें तो देखो, बजट में आय और व्यय होता है। अब चूंकि ये एलिमेंट्स, बजट के अवयव की हम बात करेंगे, तो बजट किसका है? सरकार का है। आ रही बात समझ में? इसीलिए मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, है ना, ये बजट जो है वो किसका है? तो ये बजट मेरे साथियों सरकार का, इसीलिए इसे सार्वजनिक बजट भी कहते हैं। तो सरकार का बजट है, इसीलिए इस बजट को सार्वजनिक बजट या पब्लिक बजट के नाम से भी आप जानते हैं। तो सार्वजनिक बजट के अवयव आप लिख ले, या बजट के अवयव की हम बात करते हैं, इसी को पब्लिक बजट भी आप इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक बजट के नाम से भी आप इसे जानते हैं मेरे दोस्त। तो ये बात ध्यान रखना, पब्लिक बजट आप इसे कह देते हैं। और ध्यान रखना, बजट के अवयव की अगर मैं बात करूं तो देखो, सरकार का बजट है, तो बजट में क्या होता है? बजट में आय होती है और व्यय होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दरअसल एलिमेंट्स की हम बात करें तो 2 एलिमेंट है, एक होगा आय और एक होगा व्यय। भैया बजट में आय होती है और व्यय होता है, तो मैंने लिखा आय, और एक तरफ क्या लिखूंगा? व्यय। चूंकि ये सरकार का बजट है, सबको पता है ये सरकार का बजट है, इसलिए सरकार के बजट को हम क्या लिखेंगे? एक तरफ ध्यान रखिएगा, लोक आय। क्या बोलते हैं? इसी को लोक आय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं मेरे साथियों? लोक आय भी आप इसे कह देते हैं, या फिर इसी को सार्वजनिक कह देते हैं। तो चूंकि सरकार का बजट है, इसीलिए इसे सार्वजनिक आय के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे साथियों, सार्वजनिक आय,
है ना, इसी को बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, सॉरी पब्लिक रिसीट, है ना, या पब्लिक इनकम भी आप इसे कह सकते हैं, पब्लिक इनकम, सार्वजनिक आय, क्या बोलेंगे, पब्लिक इनकम आप इसे कह सकते हैं मेरे साथियों। सरकार की आय, क्योंकि सरकार का बजट है तो सार्वजनिक का मतलब है सरकार, तो सरकार की आय, और चूंकि सरकार का बजट है तो सरकार का व्यय भी तो होगा, इसीलिए यहां पर क्या शब्द लिखूंगा, सार्वजनिक व्यय भी लिखूंगा, सार्वजनिक व्यय मेरे साथियों। तो ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय ये दो दरअसल क्या हो गए हैं, तो ये दो एलिमेंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, है ना, दो एलिमेंट आपको यहां पर याद रखने हैं। तो सार्वजनिक व्यय को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्या बोलेंगे मेरे साथियों, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से आप इसे जानेंगे, क्या बोलेंगे इसको, पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से आप इसे जानेंगे मेरे दोस्त। तो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय जो है ये बजट के क्या है, दो प्रकार के मेरे साथियों अवयव है, एलिमेंट्स है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। देखो मैं फिर से बताता हूं मेरे साथियों, मैंने क्या क्या आपको बताया, कई बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर ये होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ध्यान रखना, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, सबसे पहले ये समझो, देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया, मैंने ये बताया कि बजट क्या है, तो मैंने ये बताया कि बजट एक फ्रांसीसी शब्द बुजेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला, लेदर बैग्स होता है। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, जबकि मैं संविधान में जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 112 में, वो उल्लेख ही है वार्षिक वित्तीय विवरण का, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेरे साथियों क्या है, उसमें उल्लेख है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बजट जो शब्द है, ध्यान रखना, बजट जो शब्द है मेरे साथियों, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। और अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला बजट किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन ने किया था। और जेम्स विल्सन जो है भारत में सबसे पहली बार 1860 फरवरी में बजट पेश करता है, इसीलिए जेम्स विल्सन को फादर ऑफ इकोनॉमिक बजट के नाम से जानते हैं, या इंडियन बजट बोलते हैं, सॉरी, फादर ऑफ इंडियन बजट। भारत में बजट जो है उसका उल्लेख उसके अंदर किया गया है, क्योंकि बजट एक समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। इसका मतलब यह है कि बजट को राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा सूचियां, समवर्ती सूची, राज्य सूची, है ना, और केंद्र सूची, ये सब चीजें आपने अच्छे से पढ़ी होगी मेरे साथियों, मैं वहां पर आपको अच्छे से बताया होगा सर ने। फिर अगर पूछा जाए कि बजट में क्या चीजें होती है, तो आय और व्यय होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का विवरण उसके अंदर है मेरे साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। आस्था वर्मा पूछ रही है विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है, बहुत बढ़िया, है ना, शायद मैं पॉलिटी भी पढ़ा सकता, है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान रखना, बजट के एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो बजट के एलिमेंट्स दो है, चूंकि सरकार का बजट है इसलिए सार्वजनिक आय हो जाएगा और सार्वजनिक व्यय हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, सार्वजनिक आय के भी दो प्रकार है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, सार्वजनिक आय भी दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं राजस्व आय, क्या बोलते हैं मेरे साथियों, राजस्व आय, जिसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीट भी आप इसे कहते हैं। तो मेरे साथियों रेवेन्यू इनकम लिख लो, है ना, सार्वजनिक आय। और दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं पूंजीगत आय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूंजीगत आय। और पूंजीगत आय को हम बोलते हैं कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसीट के नाम से भी आप इसे जानते हैं, कैपिटल इनकम आप इसे कह दो केवल, ठीक है। तो सार्वजनिक आय दो प्रकार की, राजस्व आय और पूंजीगत आय, ठीक है, क्या बोलेंगे, राजस्व आय और पूंजीगत आय, ये वाला आपको ध्यान रखना है। वहीं पर मेरे साथियों सार्वजनिक व्यय के बारे में अगर हम चर्चा करें, सार्वजनिक व्यय क्या है, तो सार्वजनिक व्यय भी दो प्रकार का है। एक को बोलते हैं राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और दूसरा जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक तरफ लिखना है राजस्व आय, यानी कि सार्वजनिक आय का वो दो प्रकार है, सार्वजनिक आय के दो प्रकार कौन कौन से हैं, राजस्व आय होता है मेरे साथियों, और दूसरा जो होता है, ध्यान रखना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीगत आय। वैसे ही सरकार का जो खर्च होता है एक साल के अंदर, उसे हम राजस्व व्यय कहते हैं, और उसी को हम पूंजीगत व्यय दो प्रकार से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया मेरे साथियों, ठीक है, चलिए शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए शानदार मेरे दोस्त।
इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये बजट के अवयव हो गए। अब देखो सार्वजनिक आय का मतलब क्या है, मैं एक एक के बारे में यहां पर आपको बताऊंगा। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय मेरे साथियों, तो सार्वजनिक आय का मतलब क्या होता है जरा समझना। सार्वजनिक आय को आप बोलते हैं पब्लिक इनकम या पब्लिक रिसीट के नाम से भी आप इसे जानते हैं, पब्लिक रिसीट। ठीक है, होता क्या है सार्वजनिक आय, जरा वो समझ लो। सार्वजनिक आय का मतलब होता है सरकार को प्राप्त होने वाली इनकम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ऐसा लिखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब समझ गए, 1 अप्रैल से 31 मार्च में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या भारत सरकार को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाली कुल आय, मिलने वाली कुल आय, मिलने वाली कुल आय मेरे साथियों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वजनिक आय बोलते हैं। और सार्वजनिक आय के कितने भाग है, तो 2 भाग है। तो ध्यान रखना, अगला बिंदु लिखेंगे, इसके 2 भाग है। इसके कितने भाग है मेरे साथियों, तो इसके 2 भाग है, इसके 2 भाग है। इसके कितने भाग है, इसके 2 भाग है। तो मेरे साथियों सार्वजनिक आय के कितने भाग है, तो सार्वजनिक आय के मेरे दोस्त इसके 2 भाग है। 2 भाग कौन कौन से हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक भाग जो है इसका वो है राजस्व आय। ध्यान रखना, एक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो राजस्व आय के नाम से जानते हैं, राजस्व आय। और इसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू इनकम, या इसी को रेवेन्यू रिसीट के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो एक को हम कहते हैं राजस्व आय, क्या बोलते हैं, राजस्व आय। और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे साथियों, पूंजीगत आय, पूंजीगत आय। और पूंजीगत आय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसीट भी आप इसे कहते हैं। रिसीट, रिसीट का मतलब होता है प्राप्तियां, एक ही बात है। तो राजस्व आय और पूंजीगत आय मेरे साथियों, ये दोनों बातें आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अनामिका बहन थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, सब चीजें पता चल जाएगी आपको क्या है क्या नहीं है। इतना क्यों परेशान हो रहे हो आप। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो सार्वजनिक आय क्या होती है, तो सरकार को एक वित्तीय वर्ष में सिंगल फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाली जो टोटल इनकम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सार्वजनिक आय कहते हैं। और ये सार्वजनिक आय कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखिएगा, ये दरअसल 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक को हम कहते हैं राजस्व आय और दूसरे को हम बोलते हैं पूंजीगत आय। क्या बोलते हैं, राजस्व आय, और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, पूंजीगत आय बोलेंगे। ठीक है मेरे साथियों, अब देखो राजस्व आय क्या होती है। राजस्व आय का मतलब क्या है, जरा वो समझना। बहुत ही आसान है सर, सच में आसान है, अरे हाँ भाई सच में आसान है। क्या होती है राजस्व आय, तो सरकार को मिलने वाली ऐसी इनकम, सरकार को मिलने वाली ऐसी आय, सरकार को मिलने वाली ऐसी आय, सरकार को मिलने वाली ऐसी आय, मतलब सरकार की ऐसी इनकम, सरकार को मिलने वाली ऐसी आय, मिलने वाली ऐसी आय जिससे, जिससे मतलब सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा जिससे, जिससे मेरे साथियों क्या हो, तो ध्यान रखिएगा, जिससे राजस्व आय बता रहा हूं मैं, जिससे क्या हो, न तो संपत्ति में कमी हो। 2 बातें आपको ध्यान रखना है, जिससे न तो संपत्ति में कमी हो, न तो संपत्ति में कमी हो, है ना, इसका मतलब है कि न तो असेट कम पड़े मेरे साथियों, मतलब संपत्ति में कमी मतलब उसकी संपत्ति ना तो बिके कुल मिलाकर के। जैसे मान लो मेरी इनकम राजस्व है, मुझे प्राप्त होने वाला ऐसा पैसा जिससे ना तो मेरी संपत्ति बिके, यानी कि मेरा घर बार बिकना भी नहीं चाहिए। अगर मुझे पैसा चाहिए, देखो हालांकि मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, कोशिश करूंगा अगर समझ में आ जाएगा तो, नहीं तो फिर एग्जाम्पल लूंगा ही। तो सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिससे, जिससे न तो संपत्ति में कमी हो और न ही, और नहीं, नहीं मेरे दोस्त क्या होगा, और नहीं, है ना, और नहीं, और नहीं ऋण या लोन में क्या हो, वृद्धि हो।
ध्यान रखिएगा, और न ही ऋण या इसी को बोलते हैं लोन में वृद्धि हो। ठीक है, नहीं मेरे साथियों, ऋण या लोन में क्या हो, वृद्धि हो। तो सरकार को मिलने वाली ऐसी इनकम जिससे न तो सरकार की संपत्ति बिके और न ही मेरे साथियों सरकार का ऋण या लोन में वृद्धि हो। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। नहीं आया, मुझे पता है नहीं आएगा ना, मैं पढ़ाता हूं ना हर बैच में, इसलिए मुझे पता है। सुनो जरा, मैं इसको समझाता हूं। अच्छा, इसके भी पहले एक बात समझना। एक मेरा बहुत प्यारा सा दोस्त है, ध्यान रखना, ये दोस्त है मेरे साथियों, ये मेरा बहुत प्यारा सा एक दोस्त है, बहुत प्यारा सा दोस्त है मेरे साथियों, बहुत प्यारा सा है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोस्त एक प्यारी से प्यार कर बैठा है। ध्यान रखना, ये मेरा बहुत प्यारा सा दोस्त है, नो डाउट, लेकिन ये दोस्त एक प्यारी से प्यार कर बैठा है ना। और मैं इसका नाम बताता हूं गोकुल। हर क्लास में एक ही नाम होता है मेरा, इसलिए होता है कि एक को बदनाम कर ही दिया है तो अब उसी को बदनाम करे। तो ध्यान रखिएगा, ये मेरा एक प्यारा सा दोस्त है जिसका नाम क्या है, गोकुल है। गोकुल क्या बोलते हैं इसको, गोकुल बोलते हैं। और एक इसकी प्यारी सी सहेली है ना, थोड़ा सा ठीक दिखता है, दिखने में मेरे जैसा काला नहीं है, तो थोड़ा सा गोरा है ना। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी प्यारी सी सहेली है, और इस सहेली का नाम क्या है, तो इस सहेली का नाम है एलिस। क्या नाम है, एलिस। कुछ भी मान लो यार, हमें तो एग्जाम्पल लेना है। ध्यान रखना, हो सकता है इसकी इससे शादी हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस गोकुल के पास में क्या है, तो ध्यान रखना, इस गोकुल के पास में मेरे साथियों 10 हेक्टेयर की जमीन है। क्या है, इस गोकुल के पास में 10 हेक्टेयर की जमीन है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझना जरा, ठीक है। अच्छा, पहले यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी को भी? एक बार प्लीज यहां तक बता दे, कोई समस्या तो नहीं है? एक बार जल्दी से बता दो, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? एक बार प्लीज बताओ, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी ना सर? काले नहीं सांवले हो बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, एक देखो, आमतौर पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, समझना मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एक मेरा प्यारा सा दोस्त है ना, मैं बजट को समझाने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। एक मेरा प्यारा सा दोस्त है जिसका नाम है गोकुल, और इसकी महिला मित्र है, और उसका नाम जो है गोविंद प्रताप। बार बार कमेंट मत करो मेरे दोस्त, सुनो थोड़ी देर के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसकी उसकी एक सहेली है, उसकी एक महिला मित्र है जिसका नाम क्या है, एलिस है। और इस गोकुल के पास में 10 हेक्टेयर की जमीन है। क्या है इसके पास में? 10 हेक्टेयर की जमीन है। और एलिस का मन हुआ है, इसे गोवा घूमने जाना है। कहां जाना है मेरे दोस्त? इसे गोवा घूमने जाना है, गोवा जाना चाहती है। तो गोवा घूमने जाना चाहती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेगा गोकुल? अभी काम धंधा नहीं करता है, नहीं उसकी कोई नौकरी है, तो वो क्या करेगा मेरे दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, वो क्या क्या कर सकता है मुझे ये बताओ। वो गोवा घुमाने ले जाएगा इसको, तो वो क्या क्या कर सकता है? आपके दिमाग में जो प्रश्न आ रहा है वो जरा ध्यान रखना। कृष्णपाल, आप भी जवाब देना इस बात का। मुझे ये बताओ कि गोकुल के पास क्या क्या ऑप्शन है, गोकुल के पास क्या क्या ऑप्शन है? कमेंट में बताओ मुझे कि गोकुल क्या क्या करेगा, क्या क्या कर सकता है गोकुल। अगर उसकी गर्लफ्रेंड एलिस उसे कहती है कि चलो गोवा घूमने चलते हैं, तो गोकुल के पास क्या क्या ऑप्शन है मुझे ये बताओ, ठीक है? गोकुल के पास क्या क्या ऑप्शन है, बता सकते हैं आप? गोकुल के पास क्या क्या ऑप्शन है? क्या क्या कर सकता है गोकुल अपनी महिला मित्र को वहां ले जाने के लिए? क्या क्या कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये आयुष ने जवाब दिया, जमीन बेच देगा। बहुत बढ़िया, जमीन इसकी संपत्ति है। जमीन इसकी संपत्ति है कि नहीं है? बोले हाँ है। तो या तो संपत्ति में कमी करके, या तो संपत्ति को बेचेगा, सेल करेगा, या तो संपत्ति को बेच के, मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, या तो संपत्ति को बेच करके वो क्या करेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एलिस को छोड़ देगा प्रीतम, अरे प्रीतम बड़ी मुश्किल से मिली है उसको, वो मुश्किल से छोड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, कृष्णा कुमार जमीन बेच देगा, जमीन से उधार ले लेगा। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, काजल ने जवाब दिया। और इसके अलावा क्या होगा?
तो ध्यान रखिएगा, दो ऑप्शन उसके पास में है जो मैं बता रहा हूं। या तो वो अपनी जमीन को बेच देगा, इसका मतलब है संपत्ति है, जमीन उसकी संपत्ति है, तो संपत्ति को अंग्रेजी में कहते हैं असेट। या तो उसकी असेट को 10 बीघा में से हो सकता है कि वो 1-2 बीघा सल्टा दे, कृष्णा है ना, पापा की जमीन बेच देगा, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, या तो वो संपत्ति को क्या कर देगा, बेच देगा, इसका मतलब है 10 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर बेच देगा और गोवा चला जाएगा, है ना। तो या तो संपत्ति में कमी करके, ये नीचे एरो होता है, इसका मतलब समझते हो ना मैं क्या बताता हूं, नीचे एरो है, इसका मतलब है कि या तो बेच देगा। तो ध्यान रखिएगा, या तो संपत्ति में वो कमी करके या इसको बेच करके अपनी गर्लफ्रेंड एलिस को गोवा घुमाने ले जाएगा, पहली बात तो ये। या फिर इसके पास में एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि वो मुझे फोन लगाए कि विनय सर यार इसको ले जाना है, ये रो रही है फोकट, एक काम करो आप 10-20 हजार रुपए डाल दो और मैं इसको गोवा ले जाता हूं। तो या तो वो मुझसे क्या, और देखो मैं भी उसको पैसा दूंगा तो फ्री में नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा पहले से ही मुझे ब्याज चाहिए, बात खत्म, ध्यान रखिएगा, है ना, मुझे ब्याज चाहिए, ये बात ध्यान रखना, तो मैं ब्याज पर उसको पैसा दूंगा, इसका मतलब वो मुझसे ऋण ले लेगा, लोन ले लेगा, यही तो मैं बोलूंगा। तो ध्यान रखिएगा, या तो अपनी संपत्ति में कमी करके या बेच करके वो गोवा जाएगा, या फिर मेरे साथियों ऋण ऋण या लोन लेकर के वो क्या कर लेगा, लोन लेगा और फिर गोवा अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाएगा, फिर वहीं जाके उसको है ना बहुत सारे जो है घुमाएगा फिराएगा, है ना, ध्यान रखना आप लोग। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आगे भी सब समझ में आएगी, है ना। अब देखो हंसी खुशी की बात है, बहुत सारे बच्चे तो ये कह रहे हैं कि वो गर्लफ्रेंड चेंज कर लेगा। सही भी है, बदल लेना चाहिए, ऐसी किस काम की। अरे गजब। बहुत बढ़िया, अपनी एक किडनी बेच देगा, शानदार। तो ध्यान रखिएगा, गोकुल के पास में पैसा कैसे कैसे आ सकता है, तो गोकुल के पास में पैसा संपत्ति को बेच करके भी आ सकता है और लोन से भी आ सकता है। अब यहां पर जरा समझो, मैंने जो ये आपको बताया था, ये सार्वजनिक आय, ये क्या होती है, सरकार की आय। तो सरकार को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाली जो कुल इनकम है, कुल आय है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा सार्वजनिक आय के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा, सरकार को पैसा इस तरीके से मिलेगा कि जिससे सरकार की संपत्ति भी कम ना हो। जैसे सरकार की संपत्ति का मतलब क्या होता है, तो सरकार की संपत्ति का मतलब होता है बीपीसीएल, एनपीसीएल, एनटीपीसी, एचपीसीएल, ये सब सरकार की संपत्ति है, एलआईसी। तो सरकार को अगर पैसा चाहिए तो सरकार उसकी संपत्ति को क्या क्या करती है, तो सरकार उसकी संपत्ति को या तो बेच देगी, सरकार खुद की संपत्ति को बेचकर भी तो पैसा कमा सकती है, और सरकार या तो विदेशों से लोन ले लेगी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। तो सुनना मेरे साथियों। बच्चा कह रहा है मतलब गोवा जाना जरूरी है उसका। अब ये तो उसी से पूछना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलो इधर आ जाओ थोड़ी देर, है ना, सुनना, इधर आओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा जिससे न तो सरकार की संपत्ति बिके और न ही सरकार के ऋण में क्या हो, वृद्धि हो, और फिर भी अगर सरकार को पैसा मिल जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व आय बोलते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं तो आपको पता चलेगा। तो मेरे साथियों, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा इसके, तो इसके एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वह आपका क्या आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, टैक्स आने वाला है, कर। तो ध्यान रखिएगा, कर मेरे साथियों, है ना, कर, टैक्स। जो टैक्स से मिलने वाला सरकार को पैसा है वो किस प्रकार का पैसा है, तो ध्यान रखिएगा उसी को राजस्व आय कहते हैं। ये गोकुल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के मार्केट में घूम रहा था, फ्रीगंज में, है ना, ध्यान रखिएगा, फ्रीगंज में घूम रहा था और पता चला कि ये गलत रास्ते से जा रहा था, गलत रास्ते का मतलब है रॉन्ग वे से जा रहा था, गुजर रहा था, ध्यान रखिएगा। और जब रॉन्ग वे से गुजर रहा था मेरे साथियों, तो पुलिस वाले मामा जी ने इसको पकड़ लिया और मामा जी ने कहा रुक, कहां जाता है, तो बोले साहब लेडीज सवारी है, थोड़ा हॉस्पिटल तक जा रहा हूं, है ना, ध्यान रखना। तो पुलिस वाले ने कहा, यानी कि मामा जी ने ये कहा, ध्यान रखना, कि तुम इस रास्ते से नहीं, तुम इस रास्ते से जा रहे हो, इसलिए पेनल्टी लाओ, दे दो पेनल्टी। तो गोकुल को पेनल्टी काट दी मेरे साथियों, चालान काट दिया। चालान को आप लोग क्या बोलते हैं, पेनल्टी बोलते हैं, पेनल्टी। तो पेनल्टी से भी तो सरकार को पैसा मिला, क्या सरकार को पैसा मिला पेनल्टी से, ध्यान रखना मेरे साथियों, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को जब पैसा मिलेगा तो सरकार की क्या संपत्ति में कोई कमी होगी उससे, नहीं ना, उल्टा संपत्ति बढ़ेगी इससे। तो
ध्यान रखिएगा, क्या सरकार को ऋण में कोई वृद्धि होगी? नहीं बढ़ेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों। फिर दूसरा और क्या क्या हो सकता है? तो मेरे साथियों, जो सरकार के सरकारी उपक्रम है ना, सरकारी उपक्रम जिसे आप बोलते हैं सरकारी उपक्रम, पब्लिक सेक्टर यूनिट आप इसे कहते हैं, सरकारी उपक्रम, और इसे बोलते हैं अंग्रेजी में पीएसयू। क्या बोलते हैं? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप इसे कहते हैं। या हम कहते हैं, जैसे उदाहरण बताऊं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, ये सब क्या है? सरकार के निजी उद्यम है। तो सरकारी उपक्रम से मिलने वाला लाभ, सरकारी उपक्रम से मिलने वाला लाभ मेरे साथ है, जो बेनिफिट्स मिलेगा, जो फायदा इनको होगा, वो भी तो सरकार की आय होगी, तो वो सब राजस्व आय में आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो राजस्व आय क्या होती है? तो राजस्व आय का केवल एक ही सूत्र है मेरे साथियों, और वो सूत्र क्या है? तो वो सूत्र ये है कि सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा जिससे सरकार की संपत्ति में कोई वृद्धि भी ना हो और कोई कमी भी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम राजस्व आय कहते हैं। ये सिंपल सी बात की, ठीक है। बहुत बढ़िया। और इसके एग्जाम्पल में क्या क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या होने वाला है। तो इसके एग्जाम्पल में आपका टैक्स होने वाला है, कर होगा, चालान होगा, और सरकारी उपक्रम से मिलने वाला लाभ होगा। इतनी बातें बताओ, यहां तक सब ओके है? आगे बढ़े हम। बहुत बढ़िया। तो अगली बात करते हैं पूंजीगत आय की। तो ध्यान रखिएगा, पूंजीगत आय किसे कहते हैं? तो पूंजीगत आय मेरे साथियों, सरकार की ऐसी आय, इसमें क्या लिखेंगे? सरकार की ऐसी आय, सरकार को मिलने वाली ऐसी आय, सरकार को मिलने वाली ऐसी आय, ऐसी आय जिससे जिससे अब यहां पर दो बातें मैं आपको लिखवाना चाहूंगा कि सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिससे या तो संपत्ति में कमी हो, या तो गोकुल जमीन बेचकर गोवा ले जाए, है ना, वैसे ही या तो सरकार को पैसा चाहिए मोदी जी को, तो या तो वो अपनी संपत्ति को बेच दे। तो सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिससे या तो सरकार को, या तो संपत्ति में कमी हो, या तो संपत्ति में कमी हो, या फिर ऋण या ऋण ऋण या लोन में वृद्धि हो। देखो यहां पर या शब्द लिखा हुआ है, या का मतलब क्या होगा? दोनों में से कोई एक। ध्यान रखना, या का मतलब होगा दोनों में से कोई एक। तो ऐसी इनकम कौन कौन सी है, जरा वो समझ लो। मतलब ऐसा पैसा सरकार को कहां कहां से मिलेगा। तो ये भी बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा पैसा कहां कहां मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, सरकार ऐसा पैसा ले सकती है, विदेशों से ऋण ले सकती है। जब भी सरकार को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं यहां पर लिखूंगा उदाहरण में, एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है, और वो पहला ध्यान रखना है मेरे साथ। तो विदेशों से लिया गया ऋण, भैया मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, वहां से क्या ले लिया हो? ऋण ले लिया हो। तो मेरे साथियों, विदेशों से लिया गया ऋण, क्या बोलूंगा? विदेशों से लिया गया ऋण, विदेशों से लिया गया ऋण, भाई अमेरिका से, जापान से, वर्ल्ड बैंक से, है ना, ये सब वो कहीं से भी क्या हो सकता है, तो लोन ले सकते हैं। दूसरा मेरे साथियों, एक ये भी हो सकता है कि सरकार बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, एलआईसी, इन सब के शेयर को बेच दे। इन सब के क्या बेच दे? शेयर को बेच दे। तो यहां पर लिखूंगा मैं पीएसयू का विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है बेचना, प्राइवेटाइजेशन करना, है ना। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट, या इसी को बोलते हैं सरकारी उपक्रम। क्या बोलते हैं? सरकारी उपक्रम। तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, पीएसयू का विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, विनिवेश, क्या बोलते हैं इसको? तो पीएसयू का विनिवेश हम इसे कहते हैं मेरे दोस्त। ये बात आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अगर सरकार अपनी संपत्ति को बेच करके
पैसा कमाएगी तो सरकार को ही तो पैसा मिलेगा, या फिर सरकार मेरे साथियों लोन ले ले विदेशों से। तो इससे दोनों चीजें होगी ना, लोन में वृद्धि भी हो जाएगी और पैसा मिल जाएगा, या फिर मेरे साथियों संपत्ति बिक भी जाएगी और पैसा भी मिल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें समझ में आ गई क्या आप लोगों को? जल्दी से एक बार बताइए, यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक की बातें आपको समझ में आई, मुझे अच्छा लगा, है ना? तो ये मेरे साथियों आपके सार्वजनिक आय हो गया। वैसे ही सार्वजनिक व्यय है। अब सार्वजनिक व्यय क्या है जरा वो भी पढ़ लो मेरे दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। अगला हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? सार्वजनिक व्यय होता क्या है? सार्वजनिक व्यय आप इसे कहते हैं, और सार्वजनिक व्यय को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसी को मेरे दोस्त पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर आप इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर आप इसे कहते हैं मेरे दोस्त। सार्वजनिक व्यय का मतलब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सरकार का ऐसा खर्च, मैं कहूंगा सार्वजनिक व्यय का मतलब क्या होता है? तो सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है सरकार का एक वित्तीय वर्ष में किया गया कुल खर्च। ध्यान रखना, सरकार का एक वित्तीय वर्ष में किया गया कुल खर्च जो है उसी को सार्वजनिक व्यय के नाम से आप इसे जानते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बहुत ही आसान सी भाषा में। देखो मेरी बात को सुनना, अगर इकोनॉमिक्स आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो कभी जीवन में आप भूल नहीं सकते। ठीक है, कभी जीवन में नहीं भूल सकते। अगर कोई ठीक ठाक पढ़ाने वाला मिल जाए ना, तो ध्यान रखिएगा आपको बहुत अच्छे विषय लगेंगे, बहुत आसान आसान लगेंगे। बस दिक्कत ये कभी सीरियस होके मत पढ़ो उन चीजों, सिंसियर होके पढ़ लो। सीरियस होने का मतलब ये है कि आप सीरियस होके अगर किसी चीज को पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बातें आप भूल जाओगे, है ना? और और अगर आप ठीक ठाक तरीके से उस चीज को समझ लोगे ना तो कभी नहीं भूल पाओगे। तो सार्वजनिक व्यय क्या है? चलो इधर आओ, वो तो सब चीजें आपको पता ही है क्या है क्या नहीं है। सार्वजनिक व्यय का मतलब यह होता है कि सरकार का एक वित्तीय वर्ष में होने वाला कुल खर्च, सरकार का एक वित्तीय वर्ष में, सरकार का एक वित्तीय वर्ष में, सरकार का एक वित्तीय वर्ष में होने वाला कुल खर्च क्या कहते हैं? सार्वजनिक व्यय कहते हैं। अच्छा, इसके भी दो प्रकार है, आपको पता ही है। इसके भी दो प्रकार है मेरे दोस्त। कौन कौन से दो प्रकार है? तो इसके भी दो प्रकार है, आपको सबको पता है इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कौन कौन से दो प्रकार है? तो एक को हम बोलते हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखना, एक को हम बोलते हैं राजस्व व्यय। क्या बोलते हैं? राजस्व व्यय। और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इसे कहते हैं। क्या बोला मैंने? राजस्व व्यय मैंने बोला है, ध्यान रखना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इसे कहते हैं। और दूसरा एक और प्रकार है जिसे आप लोग क्या कहते हैं? तो पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय हम इसे कहते हैं, और इसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप इसे कहते हैं। ठीक है, तो एक तरफ क्या बोलूंगा? एक तरफ बोलूंगा मेरे साथियों राजस्व व्यय, और दूसरी तरफ क्या बोलूंगा? पूंजीगत व्यय। ये दोनों प्रकार के खर्च ही है, और सरकार के ही खर्च है। ध्यान रखना, ये दोनों प्रकार के मेरे दोस्त किसके खर्च हैं? ये सरकार के खर्च हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। तो सरकार के ये दोनों प्रकार के क्या है मेरे दोस्त? खर्च ही तो है। आ रही बात समझ में? ये खर्च ही है। सरकार के दोनों प्रकार के मेरे साथियों क्या है? खर्च है। तो ये बातें यहां तक की अगर आपको स्पष्ट हो गई हो तो मैं अब इसको आगे बढ़ाता हूं कि सार्वजनिक व्यय मैंने बता दिया, सरकार का एक वित्तीय वर्ष में होने वाला जो है, ध्यान रखिएगा, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, तो ध्यान रखिएगा राजस्व व्यय क्या है। राजस्व व्यय में आपको एक परिभाषा लिखवाऊंगा, सरकार का ऐसा खर्च जिससे, इसमें लिखेंगे सरकार का ऐसा खर्च जिससे
सरकार का ऐसा खर्च, सरकार का ऐसा खर्च जिससे, अब देखो अगर कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है, पैसा लगा रहा है, तो इसका मतलब यह है, ध्यान रखना, इसका मतलब यह कि उसको कोई चीज मिलनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर मेरे पास में 10,000 रुपए है, तो अगर मैं मार्केट में गया हूं 10,000 रुपए लेके, तो भैया हो सकता है मैं उन पैसों को खर्च करूं, तो हो सकता है मैं मोबाइल खरीद लूं। तो अगर मैं मोबाइल भी खरीद रहा हूं, तो मोबाइल तो मेरे पास में आएगा, है ना। तो सरकार का ऐसा खर्च जिससे न तो सरकार की संपत्ति बढ़े, मतलब सरकार ऐसा खर्च कर रही है जिससे न तो सरकार की संपत्ति बढ़े, न तो सरकार की, न तो सरकार की संपत्ति बढ़े, न तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। न तो सरकार की संपत्ति यानी कि असेट, उनकी संपत्ति असेट में वृद्धि हो, में वृद्धि हो, और न ही, और न ही, न ही ऋण या ऋण में कमी हो, ऋण या लोन में क्या हो, कमी हो, न ही लोन में कमी हो। देखो सिंपल सी भाषा में मैं इसको समझाता हूं, सब अपने अपने ले लो। सरकार का मतलब आप खुद ही हो, है ना। सरकार का मतलब क्या है, आप खुद। तो आप खर्च कर रहे हो, है ना, आप अपने आप को सरकार मान लो। तो आप खर्च करते हो, तो खर्च करने से आपकी संपत्ति या तो बढ़नी चाहिए, भैया खर्च करने से या तो आपकी संपत्ति जो है वो बढ़ जाए, पहली बात तो ये, या फिर संपत्ति ना बढ़े तो आपके ऊपर जो कर्ज है वो कम हो जाए। इन दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए ना, लेकिन ये दोनों नहीं होता। तो ना तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि होती है, और न ही सरकार की संपत्ति जो है उसमें, सरकार के लोन में क्या होती है, कमी होती है। तो इस प्रकार के खर्च को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसी को राजस्व व्यय कहते हैं। जैसे मैं बताता हूं मेरे साथियों, सरकार जो आप लोगों को स्कॉलरशिप देती है, स्कॉलरशिप मेरे साथियों जो देती है, छात्रवृत्ति देती है, वो सरकार का एक प्रकार का कैसा खर्च है, वो आपका राजस्व व्यय है। कैसे? क्योंकि उससे सरकार की संपत्ति बढ़ती नहीं है, उल्टा सरकार की जेब से पैसा जाता है तो कम होती है। उससे मेरे साथियों क्या सरकार की लोन में, या सरकार के मेरे साथियों, है ना, लोन में कोई कमी होती है क्या? सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है और सरकार आपको वेतन दे रही है, आपको आपकी नौकरी लग गई और आपको सरकार पैसा दे रही है, सैलरी दे रही है, तो क्या सरकार का लोन कम होगा? उससे नहीं होगा ना। तो ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप के अलावा मैं लिखता हूं वेतन। वेतन का मतलब होता है सैलरी, ध्यान रखना, वेतन। आप लोग नौकरी में लग जाओगे तो आपको सैलरी मिलेगी मेरे दोस्त, ध्यान रखना, फ्री में काम नहीं करोगे आप लोग, तो ये बात भी देखना। इसके अलावा सरकार पेंशन देती है, पेंशन, सरकार पेंशन देती है कि नहीं देती? बिल्कुल, अरे टेंशन नहीं बोल रहा हूं, पेंशन बोल रहा हूं। तो सरकार पेंशन देगी मेरे साथियों, तो वो भी किस में आएगा? वो भी सरकार की मेरे साथियों राजस्व व्यय में आएगा। इसके अलावा सरकार सब्सिडी देती है कि नहीं देती है? सब्सिडी, तो मेरे साथियों सब्सिडी, सांप सीढ़ी मत याद रखना, सब्सिडी की मैं बात कर रहा हूं। तो सरकार आपको सब्सिडी देती है, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगी। इसके अलावा सरकार मेरे साथियों, अगर मान लो जैसे भारत सरकार ने अमेरिका से या विश्व बैंक से या किसी से भी, ध्यान रखना, किसी से भी मेरे साथियों क्या किया है, पैसा ले रखा है ना, लोन ले रखा है, तो उस लोन का जो ब्याज भुगतान होगा वो भी मेरे साथियों किस में आएगा? इसी में आएगा। तो सब्सिडी के बाद में यहां पर लिखेंगे ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट आप इसे कहते हैं। तो ब्याज का जो भुगतान है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो ये सारा का सारा राजस्व व्यय का हिस्सा है मेरे साथियों। किसका हिस्सा है? राजस्व व्यय का हिस्सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहां तक आपको चीजें पढ़ के आना ही पड़ेगा, है ना, याद रखना ही पड़ेगा। और एक और अंतिम है केवल, उसे हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। ये क्या होता है इसको समझ लो, फिर क्लास को मैं एंड कर दूंगा, क्लास खत्म हो जाएगी। पूंजीगत व्यय क्या होता है? तो पूंजीगत व्यय का मतलब ये होता है सरकार का ऐसा खर्च जिससे, सरकार का ऐसा खर्च जिससे, जिससे या तो, ध्यान रखना, जिससे या तो, या तो मतलब क्या? तो ध्यान रखिएगा, या तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो, या तो सरकार की संपत्ति, या तो सरकार की संपत्ति, असेट बोलते हैं इसको, सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो, वृद्धि हो, या फिर ऋण में कमी हो। ऋण का मतलब लोन,
या फिर लोन में क्या हो मेरे साथियों, कमी हो, लोन में कमी हो। तो भैया ऐसा खर्च कौन कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो यह है मेरे साथियों, पार्क का निर्माण कर दो, सड़क का निर्माण कर दो, है ना, या हम कहें संपत्ति बना लो कुल मिला करके। अगर रोड बनाया तो रोड भी तो मेरे साथियों, ब्रिजेस बना लेना, रोड बना लेना, वो सब भी तो इसी का हिस्सा है। एयरपोर्ट बना देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना देना, है ना। तो एयरपोर्ट बना करके सरकार पैसा कमाने लग जाएगी। तो सरकार ऐसी जगह खर्च कर रही है जिसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। और आसान भाषा में बताऊं तो पूंजीगत व्यय मेरी जीवन में क्या है, भैया मुझे इससे पैसा कमाना है भविष्य में। क्यों? पूंजीगत व्यय का मतलब है ऐसा खर्च जिससे या तो मेरी संपत्ति बढ़े या फिर मेरा कर्जा क्या हो, कम हो। सिंपल सी भाषा में। तो अगर मैं मेरी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसा खर्च करता हूं, जैसे उदाहरण के लिए पंचर की दुकान खोल लूं। क्यों कृष्णा? पंचर की दुकान खोल सकता हूं कि नहीं खोल सकता हूं? अगर पंचर की दुकान खोल लूंगा कृष्णा, तो मुझे बताओ कि पंचर की दुकान खोलने के बाद में मैं गोकुल को अपने यहां पर काम पे रख लूंगा, है ना, और गोकुल पंचर जोड़ता रहेगा और मैं टिकड़ी लाता रहूंगा। नहीं समझ में आ रहा होगा बाकी को, सुनो आसान भाषा में समझाता हूं, मतलब हिंदी में समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं पंचर की दुकान खोल लेता हूं और पंचर जोड़ता हूं, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का, तो एक पंचर का मेरे ख्याल से 50 रुपए या 30 रुपए तो मिलता ही होगा, है ना। तो मैं अगर ऐसा खर्च करके वो पाने, पेचकस, सब कुछ उपकरण, टूल्स लेकर के आ जाऊं, और अगर मैं ही पंचर जोड़ू, तो मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये ऐसा खर्च जो है मेरा, वो क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है। आ रही बात समझ में? ये दोनों बातें आपको याद रखना। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जो अमेरिका से, जापान से ऋण लिया था, मान लो मैं सरकार हूं, तो मोदी जी ने जो अमेरिका, जापान या जर्मनी से ऋण लिया है, उस ऋण का क्या करे? तो ध्यान रखिएगा, उस ऋण को मेरे साथियों क्या करे? वो उस ऋण का मेरे साथियों भुगतान कर दे। ध्यान रखना, ब्याज का भुगतान नहीं, ऋण का भुगतान की मैं बात कर। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऋण का भुगतान, ध्यान रखना, मैं ब्याज भुगतान नहीं कह रहा हूं, मैं ऋण का भुगतान कह रहा हूं। तो मेरे साथियों लोन पेमेंट कर दे, तो ऋण का भुगतान, ऋण या लोन पेमेंट, ऋण का भुगतान करना, तो सरकार द्वारा ऋण का भुगतान करना, यह भी किसमें आएगा? पूंजीगत व्यय में आएगा। तो राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, और राजस्व आय, पूंजीगत आय, ये सब कुछ बातें मैंने आपको बता दी। ये बजट का मेन टॉपिक था और बजट में इतनी सारी बातें आपको बेसिकली पढ़ना थी। तो भैया कैसी लगी आपको क्लास? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर, यहां तक की सारी बातें हमको समझ में आ गई है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्रकार की? एक बार बता दें, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त? अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो फिर मैं मतलब इसको समझाता हूं, नहीं तो फिर आज सब कुछ ओवर करता हूं। सब आज सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। और डोंट वरी, बहुत जल्दी हम लोग वापस से मिलने वाले हैं, है ना, हूबहू मिलने वाले हैं, डोंट वरी। और अब देखो, मैं आपको कुछ बातें बेसिकली यहां पर बताना चाहता हूं। ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया है, सब कुछ बातें खत्म हो गई। देखो बातें क्या है वो जरा समझना। सबसे मेन बात तो ये है कि जो विनर बैच के विद्यार्थी है, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पुराना विनर बैच है, अगर आपने नहीं पढ़ा या रिवीजन कर रहे हो तो वहां से कर लेना, उस नोट्स को लेकर के रिवीजन कर लेना, ठीक है। और अगर आप एसएससी जीडी के विद्यार्थी हैं तो पर्याप्त है इतना आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी अभी एसएससी जीडी का बैच जल्द ही शायद अनाउंस होगा, जो भी होगा, है ना। आप लोगों को ये बैच तो मिला ही मिला है, वो भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। वो बाकी जो भी अंकित सर बताएंगे आप लोगों को, है ना, मुझे ज्यादा जानकारी है भी नहीं इस विषय में, तो मैं ज्यादा बोलने से बचूंगा भी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे तो पढ़ा करके बहुत मजा आया आप लोगों के साथ में। समय थोड़ा सा दिक्कत में रहा, और दूसरी एक दिक्कत रही हमारे अंग्रेजी माध्यम वाले साथियों के लिए, वास्तव में दिक्कत रही वो। और दिक्कत क्या रही? अंग्रेजी की समस्या रही। मतलब उनको इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए थी, या इंग्लिश में मैं पढ़ा था, वो ऐसा चाहते थे। तो मैं मतलब इस बैच में तो वो नहीं कर पाया हूं। मतलब मैं अपनी कमी इसको मान रहा हूं और फिर आगे बढ़ रहा हूं। कमी से ये सेंस है कि मैं दोनों भाषा में पढ़ाता तो मेरे लिए थोड़ा सा जटिल हो जाता, क्योंकि समय डबल हो जाता, और मेरे पास में इतना समय था नहीं मेरे दोस्त, सच बात तो ये है। इसलिए मैं दोनों भाषाओं में पढ़ाने में आपको कामयाब नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैंने अंग्रेजी शब्द का यूज किया है। लेकिन मैं समय पे ध्यान रखूंगा, आगे बिल्कुल ध्यान रखूंगा। अब मेरा कोई सा भी बैच आएगा आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। बाइलिंगुअल से मेरा मतलब है पीडीएफ से मिलेगा आपको। और पीडीएफ में मैं उन परिभाषाओं को आसान, मैं खुद जो नोट्स बनाता हूं अपने, उन परिभाषाओं को मैं वहां पर लिखूंगा, उसका अंग्रेजी रूपांतरण करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में उसको फिर क्लास में लेकर के आऊंगा। लेकिन असली बात यह है ना कि पढ़ाने का असली मजा जो है टेक्निकल विषय को, वो लिख लिख के पढ़ाने में ही है। तो मैं अंग्रेजी में लिख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन पीडीएफ जो मैं लेकर के आऊंगा, बोर्ड पीडीएफ भी लेकर के आऊंगा, है ना, उसमें वो ऑलरेडी डेफिनेशन में अंग्रेजी में एक बार जरूर बोलूंगा, ठीक है। तो वो मैं लेकर के आऊंगा मेरे साथियों।
ठीक है, बहुत जल्दी जब भी होगा मेरे साथियों। ये तमाम बातें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर है ना बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कई सारे साथी जो है मेरे वो परेशान होते हैं अंग्रेजी को लेकर के, और मैं समझता हूं यार आपकी प्रॉब्लम्स को कि अंग्रेजी में क्या क्या समस्या है क्या क्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है जान डालने की इस विषय में। और मेरा मूल उद्देश्य बस इतना ही था कि आप लोग इसको पढ़े सीखे समझें और चीजों को ग्रहण करें। पहले समझे तो सही कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स से भागना नहीं, इकोनॉमिक्स या किसी भी विषय से नहीं भागना है, हमें उस विषय के बारे में जानकारी लेना है कि आखिर क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मुस्कान, दिल्ली पुलिस के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है? नहीं, नहीं है दिल्ली पुलिस के लिए सफिशिएंट, ध्यान रखना। थोड़ा सा और हमें इस पे मेहनत करना पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है, तो हो जाएगा। प्रैक्टिस वैक्टिस करिएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तृप्ति, आप एक ही कमेंट कर रहे हैं शायद। तृप्ति देखेंगे, विचार करूंगा मैं उसके ऊपर। मेरे ख्याल से मैंने विनर बैच में तो पढ़ा ही रखा है जनगणना वाला टॉपिक, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। सिलेबस खत्म हो गया मेरे साथियों। आज एक बच्चा पूछ रहा है सिलेबस कब तक खत्म होगा। आज खत्म हो गया है और अब हम नहीं मिलने वाले हैं, कुछ समय बाद हम संभव है कि मिल जाए, है ना। लेकिन यहां तक मैंने सारी बातें अभी आपको करवाई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और बताए गोपाल तरकार जी, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट साई। 200 रुपीज ज्यादा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके। जिनको सोना है वो सो जाइए। रोहित गुप्ता जी थैंक यू। सेंसस जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। ओके ओके मेरे दोस्त, शानदार शानदार शानदार। तो ये तमाम बातें थी मेरी और आपके बीच में, है ना। अब मतलब मुझे भी इस क्लास को छोड़ने का मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, छोड़ना तो पड़ेगा, है ना। बहुत बढ़िया। करंट इकोनॉमी की क्लास में लेकर के आने वाला हूं, डोंट वरी। करंट इकोनॉमी की क्लास जो है राधु जी में लेकर के आने वाला हूं 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, कभी भी, है ना। और उसमें मैं आपको करंट इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा पढ़ाऊंगा केवल। मुश्किल से वो 2 क्लासेस होगी, 1.5 घंटे की क्लासेस होगी ज्यादा से ज्यादा। एक दिन मैं यूट्यूब पर ही ले लूंगा, उसमें रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, ये सब चीजें पढ़ा दूंगा, है ना। और बेसिक सी बात करवा दूंगा जो खास खास हुई अभी पिछले 1 साल 1.5 साल के बीच में, वो सारी चीजें मैं करंट इकोनॉमी में कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, जो चीजें आपकी छुटी हुई है उनको करंट इकोनॉमी की मैं क्लास में करवा दूंगा। और बात रही जनगणना की, तो सुनना मेरी बात को। जिन लोगों को जनगणना में दिक्कत आ रही है मेरी बात को सुनना। हमारे नवीन भैया ने जनगणना के ऊपर यूट्यूब पर एक क्लास बना रखी है। आप सर्च करना नवीन भाई या नवीन सर जनगणना लिखोगे आप, तो पूरा आपको, है ना, टॉपिक पूरी क्लास मिल जाएगी। 1.5 घंटे की क्लास है वो क्लास आप कर लेना, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। वो क्लास कर लेना मेरे साथियों, वो क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। वो यूट्यूब पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो एप्लीकेशन पर जाकर के वहां से डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आपसे अब जल्द ही करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे। खूब सारा प्यार, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। शुक्रिया।